सुबह का सुनहरा समय था। पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव आनंदपुर में सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के चौराहे पर राघव नाम का एक गरीब कचौड़ी वाला अपना ठेला सजा रहा था। उसकी गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल चुकी थी। राघव, हे प्रभु, आज का दिन अच्छा निकाल देना। आज अच्छी कमाई हो जाए तो माँ की दवा भी आ जाएगी और घर का राशन भी। तभी उसकी पत्नी कविता गरम आलू की सब्जी लेकर आई। लीजिए जी, सब तैयार है। आज आपकी सारी कचौड़ियाँ बिक जाएंगी। राघव, अगर ऐसा हुआ तो इस बार तेरे लिए नई साड़ी जरूर लाऊंगा। दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। 4 कचौड़ियाँ और 2 जलेबी देना। अभी लीजिए मालिक, गर्मा गर्म। एक बूढ़ा ग्राहक, बेटा तेरे हाथों में सचमुच जादू है। राघव मुस्कुराया ही था कि अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। कुछ ही पलों में तेज आंधी चलने लगी। एक औरत चिल्लाई, सब लोग जल्दी घर जाओ, बहुत तेज बारिश आने वाली है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा ने राघव का ठेला पलट दिया। गरम तेल, कचौड़ियाँ, आलू की सब्जी सब कीचड़ में मिल गए। राघव घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, मेरी महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। शाम को वो भीगा हुआ घर पहुंचा। कविता ने दरवाजा खोला। कविता, क्या हुआ जी? राघव की आंखों से आंसू बह निकले। सब खत्म हो गया। अब दोबारा दुकान कैसे लगाऊंगा? कविता ने उसका हाथ थाम लिया। हिम्मत मत हारिए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन राघव गांव के अमीर साहूकार लालचंद के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए उधार चाहिए। उधार मिलेगा, लेकिन घर गिरवी रखना होगा। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मजबूरी में बोला, ठीक है, मेरा घर गिरवी रख लीजिए। सेठ मुस्कुरा उठा, अब ये घर मेरा होकर रहेगा। घर लौटते समय रास्ते में उसकी मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम, अरे राघव, इतने उदास क्यों हो? राघव ने सारी बात बता दी। विक्रम, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी दुकान संभालने में मदद करूंगा। राघव खुश हो गया। उसे क्या पता था, विक्रम की दोस्ती के पीछे एक गहरा राज छिपा था। कुछ दिनों बाद दुकान फिर से चलने लगी। राघव कचौड़ियाँ बनाता और विक्रम ग्राहकों को परोसता। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। एक शाम पूरे गांव में खबर फैल गई, मंदिर की खुदाई में चांदी का घड़ा मिला है। पूरा गांव मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। सरपंच ने घड़ा सबके सामने रखा। घड़े पर पुराने जमाने की नक्काशी बनी हुई थी। सरपंच, जब तक असली मालिक नहीं मिलता ये घड़ा पंचायत में रहेगा। सबने सहमति जताई, लेकिन विक्रम की नजरें उसी घड़े पर टिकी थी। उस रात पूरा गांव सो चुका था। विक्रम चुपके से पंचायत भवन पहुंचा। उसने ताला खोला, चांदी का घड़ा उठाया और सीधे राघव के गोदाम में जाकर उसे भूसे के नीचे छिपा दिया। कल सुबह पूरा गांव राघव को चोर समझेगा। अगली सुबह पंचायत में हड़कंप मच गया। गांव वाला, चांदी का घड़ा चोरी हो गया। सरपंच ने पूरे गांव की तलाशी का आदेश दिया। कुछ देर बाद राघव के गोदाम से वही घड़ा बरामद हो गया। पूरा गांव गुस्से से सरपंच, राघव, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राघव, मैंने चोरी नहीं की। भीर, झूठ बोल रहा है। कविता रोने लगी। कविता, मेरे पति निर्दोष हैं। लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ में खड़ा विक्रम चुपचाप मुस्कुरा रहा था। शाम को पंचायत बैठी। सरपंच ने कहा, अगर कल सुबह तक कोई सबूत नहीं मिला तो राघव को गांव से निकाल दिया जाएगा। राघव और कविता टूट चुके थे। रात में दोनों अपने घर के बाहर बैठे थे। राघव, शायद भगवान भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। कविता, नहीं, सच कभी हारता नहीं। उसी समय अंधेरे में एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी, अगर सच जानना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले पुराने बरगद के पेड़ के पास आना, वहीं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। राघव और कविता घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ तेज हवा चल रही थी
और दूर बरगद का पेड़ अंधेरे में झूल रहा था। रात भर राघव और कविता की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार उस रहस्यमयी आवाज की गूंज उनके कानों में सुनाई देती रही। कविता, सुनिए जी, क्या सच में हमें बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए? राघव, अब हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर भगवान ने कोई रास्ता भेजा है तो हमें जरूर जाना चाहिए। सुबह होने से पहले दोनों पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। चारों तरफ घना कोहरा था। पेड़ की लंबी जड़ें जमीन तक लटक रही थीं। तभी पीछे से वही आवाज आई, डरो मत बेटा। दोनों मुड़े। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। बाबा, आप कौन हैं? मेरा नाम दयानाथ है। मैं इस गांव का पुराना चौकीदार हूँ। 10 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। आपको कैसे पता कि मेरे पति निर्दोष हैं? बाबा ने धीरे से अपनी पोटली खोली। उसमें एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई चाबी थी। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि पंचायत का ताला किसने खोला था। राघव की सांसें तेज हो गईं। किसने? तुम्हारे दोस्त विक्रम ने। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय पंचायत में पूरा गांव जमा था। सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, राघव, अगर आज तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए गांव छोड़ना होगा। तभी भीड़ को चीरते हुए राघव, कविता और बाबा दयानाथ पंचायत में पहुंचे। दयानाथ, रुकिए सरपंच जी, असली चोर राघव नहीं है। पूरा गांव चौंक गया। सरपंच, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बाबा ने डायरी सरपंच के हाथ में दे दी। दयानाथ, ये पंचायत की पुरानी सुरक्षा डायरी है। कल रात मैं मंदिर के पास था। मैंने उसमें सब लिख दिया था। फिर उन्होंने टूटी हुई चाबी दिखाई। दयानाथ, ये वही चाबी है जिससे पंचायत का ताला खोला गया था। ये मुझे वही मिली। सरपंच ने विक्रम की तरफ देखा। सरपंच, विक्रम, सच सच बताओ। विक्रम चुप रहा। तभी गांव का लोहार आगे आया। लोहार, सरपंच जी, ये चाबी मैंने 2 दिन पहले विक्रम के कहने पर बनाई थी। अब पूरा गांव विक्रम को घूरने लगा। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। विक्रम, हाँ, मैंने ही घड़ा चुराया था। भीड़ में हलचल मच गई। राघव, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विक्रम ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पिता की वजह से मेरे पिता की मौत हुई थी। पूरा गांव सन्न रह गया। राघव, क्या कह रहे हो? बाबा दयानाथ आगे आए। दयानाथ, नहीं बेटा, ये पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली। दयानाथ, 20 साल पहले गांव के खजाने से चोरी हुई थी। असली चोर उस समय का मुनीन था, लेकिन उसने अपना अपराध छिपाने के लिए विक्रम के पिता पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तो मेरे पिता चोर नहीं थे? नहीं, और राघव के पिता ने तो आखिरी समय तक तुम्हारे पिता को बचाने की कोशिश की थी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तभी सरपंच ने कहा, अगर ऐसा है तो असली सबूत कहाँ है? दयानाथ मुस्कुराए। चांदी के घड़े के अंदर। सबने हैरानी से घड़े का ढक्कन खोला। अंदर एक पुराना कपड़े का लिफाफा रखा था। सरपंच ने उसे खोला। उसमें गांव के पुराने मुखिया का पत्र था। पत्र में लिखा था, यदि ये घड़ा कभी मिले तो जान लेना कि गोपाल और हरिराम दोनों निर्दोष हैं। असली चोर हमारा मुनीन था जो चोरी करके भाग गया। ये पढ़ते ही विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। वो राघव के पैरों में गिर पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने झूठी नफरत में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। राघव ने उसे उठाया। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तभी जिले से आए अधिकारी ने घोषणा की, ये चांदी का घड़ा अब सरकार की देखरेख में रहेगा, लेकिन इसमें रखी संपत्ति गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीब परिवारों की मदद में खर्च होगी। सभी ने तालियां बजाईं। कुछ महीनों बाद
राघव की कचौड़ी की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। अब उसकी दुकान के बाहर रोज लंबी लाइन लगती थी। कविता मुस्कुराकर बोली, देखा जी, भगवान देर से देता है लेकिन न्याय जरूर करता है। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, और इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है। उसी समय बाबा दयानाथ दुकान पर आए। दयानाथ, बेटा, 2 गरम गरम कचौड़ियां मिलेंगी? राघव, बाबा, आपके लिए तो पूरी थाली मुफ्त है। तीनों हंस पड़े।